सबसे पहले तो आपको हम सबकी तरफ से बधाई हो। आपने सिलेक्शन करके आप यहाँ पे हमारे सामने बैठे हो आज। तो आपको कैसा फ़ील हो रहा है? और आपका जर्नी पॉइंट जैसे होता है, हर किसी का एक जर्नी पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, राइट? तो आपने आरजेएस में ही आना था, आपको जज ही बनना था, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ आपका पॉइंट फर्स्ट ऑफ ऑल? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर एंड एक बार में आपने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। पूरा 15 मिनट दिया है मुझे बोलने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू ऑल फॉर कमिंग हियर। और सबसे पहले खुश हूँ मैं बहुत। आपने पूछा कैसा फील हो रहा है। बहुत खुशी हो रही है। सीरियसली बहुत खुशी हो रही है। जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, जब वो फेज चल रहा था प्रिपरेशन वाला, 2018 से आई हैव बीन प्रिपेयरिंग, तो ऐसा फील होता है ना कि ग्लिम्स आती है कि एक दिन आएगा वो पीडीएफ, उसके अंदर आपका नाम होगा कि आप आरजेएस, आप जज बन चुके हैं, तो कितनी खुशी होगी। बट जिस दिन वो आया ना, मतलब वो खुशी इंटू 10 100 पता नहीं कितनी हो गई थी, और आज भी वो है। तो खुशी तो बहुत होती है। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब आप अपने फैमिली को देखते हो, अपने पेरेंट्स को देखते हो, एंड जब सोसाइटी रिकग्नाइज करती है जज के पापा हैं, जज की मम्मी है। तो ये जब आप सुनते हो ना, तो आपने क्या मतलब आप क्या हो वो तो ठीक है। आई मीन बिल्कुल। वो तो मतलब ऐसा होता है कि जब आप प्रिपेयर करो तो आपको पता होता है कि देयर विल बी अ डे और आप होगे। बट जब वो रियली मिलता है, इन रियल मिलता है, तो वो बहुत बड़ा होता है, बहुत सीरियसली। एंड क्या पूछा था मैम, सॉरी। जर्निंग पॉइंट आप जो यस। जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से हुआ कि मतलब आपका ड्रीम था, आपके फादर का ड्रीम था? ओके। ड्रीम तो किसी का भी नहीं था। मतलब हाँ, मतलब ये बहुत ना एक 2015 में मैंने बीकॉम किया था, और उसके बाद मतलब ऐसा होता है ना कि क्या करना है अब लाइफ में, अब आगे क्या। मतलब बीकॉम तो बिल्कुल। कर लिया, बीकॉम कहीं नहीं लेकर जा रहा आपको, आगे क्या करना है। तो मैं ना मतलब बहुत ऐसे थोड़ा परेशान रहती थी। एंड गजेंद्र सर एंड आई, वी नो सिंस 2014 ईच अदर। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि कुछ तो मतलब अतरंगी कर लेते हैं, मतलब कुछ तो ऐसा करेंगे। तो उस टाइम नहीं पता था कि लॉ 3 ईयर लॉ भी होता है। आई वॉज दैट मच नाइव एट दैट पॉइंट। ठीक है, और लॉ तो ऑप्शन कभी लाइफ में था ही नहीं मेरे, क्योंकि मैं एक ऐसी फैमिली से आती हूँ जहाँ पे मेरे मैटरनल पैटर्नल कहीं पे भी लीगल बैकग्राउंड है ही नहीं। तो जब मैंने घर पे जाकर बोला कि लॉ करना है, और वो जो घर वालों का 2 मिनट का साइलेंस था, क्या मतलब ओके, है ना, मतलब उनको कि क्या कर लोगे आप लॉ करके, मतलब क्या है ये। तो पहले तो मेरे को उनको समझाना पड़ा कि हो सकता है भाई, 3 ईयर है, 3 ईयर जी। कोर्स होता है, हो सकता है। तो फिर यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। देन एक वो होता है ना कि जब आपकी फैमिली में कोई मतलब बैकग्राउंड नहीं है आपका, आपको ऑप्शन भी नहीं पता कि लॉ करके मतलब क्या कर लोगे आप। तो सिर्फ इतना पता था वकील बन सकते हैं। हाँ, मतलब मैं इतनी लॉस्ट थी उस टाइम। तो वकील बन सकते हैं, बट ऐसा था यार, वकील तो मतलब ठीक है, कुछ तो मतलब करना है बड़ा। फिर सेकंड ईयर, मतलब 2017 की बात बता रही हूँ मैं, ये 2017 में आई गॉट टू नो कि ओके, आप जज बन सकते हो। वो क्लिक हो गया। वो वहां पे क्लिक हो गया कि ठीक है, अब तो ये करना है। क्योंकि पहला इंसान जो लॉ कर रहा है, और फिर पहला ही इंसान जो जज बन जाए, तो वो होता है ना कि कार्टून में देखते हैं ना, आंखों में तारे आ जाते हैं बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कि हाँ ये तो बड़ा है, कुछ ये करेंगे। तो बस फिर वहां से स्टार्ट हुआ। 2018 में फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। एक डायलॉग है, और मैं उसको बहुत मतलब दिल से फॉलो करती हूँ, मानती हूँ कि आप जो दिल से चाहो ना, पूरी कायनात को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें नहीं देगी वो, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। कायनात नहीं ला रही तुम्हारे लिए, आपको मेहनत करनी है। तो 2018 से ये स्टार्ट हुआ, एंड फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, नहीं हुआ। मतलब बिल्कुल। वो ऐसा था कि जस्ट एलएलबी हुआ था, एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थी, और वो जोश, वो एंथुजियाज्म, वो जील था कि जज बनेंगे। दिया, प्री हो गया। तो मतलब ऐसा लगा अच्छा इतने से पढ़ने में हो जाता है क्या, मेंस भी कर लेंगे। जजमेंट राइटिंग का कोई होश नहीं था कि मतलब क्या है, कैसे है, क्या करना है। ठीक है, बेसिक्स पढ़ लिए थे कि अच्छा ऐसे होता है, बट प्रैक्टिस नहीं करी थी। तो जब मेंस दिया था,
अच्छा, यहाँ पे एक मैं चीज बताऊं कि बहुत फर्क होता है। एक तो सबसे पहली चीज जो ध्यान रखने वाली है कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और आप ना मतलब जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन है, पहले वो आता है, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, इतना मतलब अपना इंप्रेशन नहीं लगाना है वहां पे। 3 नंबर पूछा है, 3 लाइन लिख दो, बस बहुत है। जितना पूछा है कट टू कट, कोई इंट्रोडक्शन नहीं देना है आपको, कोई बिना पूछे केस लॉ नहीं लिखना ना, कोई कोई जरूरत नहीं है। क्यों, ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि 3 नंबर से जब आप चलोगे ना तो पीछे 6 और 10 वाले मॉन्स्टर्स आपका वेट कर रहे हैं वहां पे। और जब तक आप 3 नंबर में इतना सब कुछ लिखोगे ना, वो जो मॉन्स्टर्स जो बैठे हैं वहां पे, आप देखोगे 1 घंटा बचा है आपके पास। तो अब आप 1 घंटे में आंसर्स लिखोगे, जजमेंट राइटिंग करोगे, क्या ही कर लोगे। और हाथ तो मतलब एक ही है, मतलब है तो दो पर लिखते तो एक से ही है। तो अगर दो का भी यूज कर लोगे ना वहां पे तो भी नहीं हो पाएगा कंप्लीट पेपर। ठीक है, तो जितना पूछा है कट टू कट करो। ज्यादा कुछ अपन वो दिखाएंगे होशियारी जजमेंट में, क्योंकि वहां पे वो हमारे को एक्चुअल जो दिमाग लगाना है ना, वो जजमेंट बिल्कुल। वेट कर रहा है हमारा। फिर तो 2018 में नहीं हुआ, क्योंकि तो उस टाइम फील हुआ कि अच्छा मतलब ओके, एग्जीक्यूशन ही अलग करना है यहाँ तो, मतलब वो जो एलएलबी का जो था उसे छोड़ दो, अब ये अलग है। फिर 2018 ठीक है, हो गया। 21 में वापस के अब तो इस बार तो मतलब करना है। तो मैंने अपनी आंसर राइटिंग बहुत बहुत चेंज करी, बहुत सुधारी। फैक्चुअल क्वेश्चंस जो होते हैं मैंने उन पे वर्क किया। ऐसे जो मैं कहूँगी ऐसे राइटिंग मैंने उस पर भी वर्क किया। बट कहीं ना कहीं फिर मेरा एक जो ड्रॉबैक था जजमेंट राइटिंग का, मैं उस पे मास्टर नहीं कर पाई। तो मतलब वहां पे उसका ये पूरा पेपर कर लिया। अब जजमेंट जब आया, पढ़ा, वो थोड़ा बाउंस हो गया कि मतलब अब क्या करूं मैं, यहाँ पे फॉर्मेट लिख दिया। दिल में तो खुशी थी कि आंसर मैंने इतने अच्छे लिखे थे। मेरा जो ऐसे राइटिंग पोर्शन था वो इतना अच्छा हुआ था, तो मतलब कहीं ना कहीं आई वाज लाइक कि हाँ हो जाएगा। बट फिर वो आधे नंबर से नहीं हो पाया। तो नाउ देर यहाँ पे एक की आती है कि अच्छा, मैं बहुत ज्यादा थोड़ा इन्फ्लुएंस भी हुई थी, मैं ये कहूंगी कि जब हम जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी कैंडिडेट, आई मीन नो ऑफेंस टू एनीवन, बट जैसे मैंने काफ़ी कैंडिडेट्स को सुना ये कहते हुए कि हमारा जजमेंट रह गया था, एंड दे आर सेलेक्टेड, हमारा जजमेंट रह गया था। तो वहां से ना आपको ऐसा लगता है कि अच्छा जजमेंट रह गया, कोई बात नहीं, ऑल ओवर पेपर तो हुआ है ना। बट नहीं, अब ये जो सिनेरियो है, अब जो सिचुएशन है, आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आप आधे नंबर का भी लॉस, आधे नंबर का क्वेश्चन भी ड्रॉप करना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि मार काट है। सीरियसली अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो सीरियसली मार्केट है, भीड़ है, सबको बिल्कुल। आगे निकलना है। आपको आधे नंबर का भी नहीं छोड़ना है। क्योंकि आधे नंबर की वैल्यू मैं इसलिए जानती हूँ क्योंकि 21 में मेरा आधे नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ था, सो आई नो दैट। तो आपको पूरा पेपर, अगर आपने पूरा पेपर किया है, अगर आपने पूरा पेपर सही करके आपके मन में आ गया ना, कोई नहीं रोक सकता। ट्रस्ट में कोई नहीं रोक सकता उस पॉइंट पे। जो 24 अटेम्प्ट था, पहली बात तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, नर्वस तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि फाइनली मुझे लग गया था, क्योंकि जो प्रिपरेशन मेरी चल रही थी इतने टाइम से, वो मेरे को डायरेक्शन पता चल गया था। मैंने आरटीआई से, जैसा कि सर ने कहा, आरटीआई से मैंने अपनी नोटबुक्स निकलवाई, एंड मुझे मेरे प्रोज कॉन्स दोनों पता चल गए थे कि मुझे कहाँ पे फोकस करना है, कहाँ पे मेरे मैं ज़्यादा टाइम से ज़्यादा लिख रही हूँ या अननेसेसरी आई एम फिलिंग इट। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मैंने मास्टर कर लिया था। फिर आता है जजमेंट राइटिंग। तो जजमेंट राइटिंग, सबसे पहली बात जिससे डर लगता है ना, सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करो। मुझे दो चीज़ों से बहुत डर लगता था, सीआरपीसी और जजमेंट राइटिंग। मैंने स्टार्ट ही वहां से किया। और जजमेंट राइटिंग ये हुआ कि सबसे पहले मैंने जजमेंट राइटिंग का क्वेश्चन, वो जो 5 मिनट देते हैं आपको, अगर आप में से मेंस दिया है तो 5 मिनट देते हैं, मैंने उसमें पढ़ लिया था और फॉर्मेट वगैरह सब लिख लिया था। फिर आई क्विकली रश टू द क्वेश्चन आंसर पार्ट वहां पे करके, और जजमेंट राइटिंग मेरे दोनों दोनों मतलब एक मैंने 15 मिनट्स में कर लिया था, जिसमें मैंने एक्विटल दिया था। अच्छा, एक ये है मिथ कि आप एक्विटल नहीं दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है उसके अंदर, आप एक्विट कर सकते हैं जजमेंट में। और दूसरा जिसमें मैंने कन्विक्शन दिया था, क्योंकि उसमें थोड़ा फॉर्मेट ज़्यादा हो जाता है, तो वो मेरा 22 मिनट्स अप्रॉक्स ऐसे हो गया था। तो और फिर इंटरव्यू भी मेरा बहुत अच्छा गया था। एंड ये सब करके ना मैम, एक सेटिस्फैक्शन था बिल्कुल। कि अब तो वो जो कायनात नहीं दे रहा था ना, अब मैंने उससे ले लिया, अब मुझे रोक नहीं सकता कोई। तो आई हैड दैट सेटिस्फैक्शन। ओके। तो
तो मैम जैसे बच्चे क्या करते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट देते हैं, सेकंड अटेम्प्ट देते हैं, कभी प्री में रह जाते हैं, मेंस में रह जाते हैं, लास्टली कभी कभी इंटरव्यू में रह जाते हैं हम्म मेंस तक पहुंच के। तो बच्चे क्या करते हैं ना, डिमोटिवेट हो जाते हैं, राइट, कि आगे पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मैं एडवोकेसी कर लेता हूँ, प्रैक्टिस ही कर लेता हूँ। कुछ बच्चों के ऊपर होता है फाइनेंशियल भी होता है, प्रेशर भी होता है कि मुझे घर पे हेल्प भी करनी है, जिम्मेदारी भी उठानी है ना। तो वो चीजों को, जैसे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था, हम्म तो आप भी कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हुए थे उस हम्म टाइम। तो उस चीज को आपने कैसे टैकल किया? बच्चों को भी ये चीज जो है पता होनी चाहिए कि उन चीजों को कैसे पार करें कि दोबारा फिर से हम तैयारी पे लगे। मैम, मेरा बहुत सिंपल सा एक बिलीफ है। जी। फेलियर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डेविस्टेशन, जो पूरा बिखर जाता है, बिल्कुल। इन सब से बड़ा ना मेरा सपना था। बुरा लगता है, थोड़ी देर के लिए लगता है, बट खुद को जस्ट गार्नर योर सेल्फ, गार्नर योर ईच एंड एवरी एफर्ट, और लग जाओ। अगर सपना देखा है तो हो जाएगा। टाइम लग रहा है, ठीक है, मतलब सम पीपल, आई वोंट से लकी या कुछ, बट हाँ, कुछ लोगों का जल्दी हो जाता है और कुछ लोगों का ठीक है, लिखा है, इट्स ओके। अब जैसे मेरा थर्ड अटेम्प्ट में हुआ। अब मैं बहुत ऐसे कहती थी कि अगर इस बार भी नहीं हुआ ना, तो मैं तो मतलब पढ़ाई छोड़ दूंगी, कुछ नहीं करूंगी जीवन में, बस बैठ जाऊंगी अपने माँ बाप के पैसों पे। मतलब मेरा वो वाला सीन हो बिल्कुल। गया था कि क्यों मम्मी पापा कमा रहे हैं, फिर बस। बट मैं कहीं ना कहीं जानती हूँ कि इस बार वैसे तो मैं बिल्कुल रेडी थी, क्योंकि मुझे पता था दिस इज इट। मैं इंटरव्यू जब जा रही थी, जी। जब मैंने उस दरवाजे में एंटर किया था, मुझे, मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज थी, जब मैं बाहर आऊंगी मैं जज बन के आऊंगी। जी। बस, मैं इतना कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर। बट अगर मेरा ये सिलेक्शन नहीं होता, इस पॉइंट पे नहीं होता, तो लगता मुझे टाइम, बट मुझे इतना पता है मुझे जीवन में यही करना है। मेरे पास और कोई, क्योंकि आप है ना, जब इतनी बड़ी चीज कर रहे हो, आपके पास प्लान बी होना भी नहीं चाहिए। अगर है ना प्लान बी, तो नहीं हो पाएगा। मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कैटेगोरिकली नहीं हो पाएगा, बट टाइम लग जाएगा। नाउ इट इज वेरी सब्जेक्टिव, इट इज वेरी सब्जेक्टिव। अब कुछ लोग मैनेज कर लेते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एफर्ट आपको ज़्यादा देना पड़ता है। जी। नाउ सम पीपल आर देयर जो, जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मेरी बात उन पर बिल्कुल लागू नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि नाउ दे आर वेरी, अब कुछ लोग होते हैं जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, तो वो मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप एडवोकेसी कर रहे हैं साथ में, तो वेल एंड गुड, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बट मेरा एक ये सजेशन है कि जब जब नोटिफिकेशन आ जाए ना, तब बस ये समझ लेना कि आप पैरेलल दो नाव में सवार नहीं हो सकते हो। आपको फिर एक जगह रहना पड़ेगा। और अगर आप दोनों नाव में सवार हो ना, तो कहीं पे भी आप ना जस्टिफाई वो जी। नहीं कर पाओगे, आप अपना एफर्ट पूरा 100% नहीं दे पाओगे। तो इन माई केस मैंने जैसे प्रैक्टिस नहीं किया, जी। क्योंकि मुझे हमेशा से ये था कि मुझे जुडिशरी में ही जुडिशरी में ही जाना है। तो अच्छा, प्रैक्टिस वो थोड़ा होता है ना कि जोश होता है कि आप पास आउट हुए हो बिल्कुल। और कोर्ट जाना है, और जब लोग आपको वकील साहब कहते हैं तो अच्छा लगता है, वो बिल्कुल चाम। तो मैं गई थी, बट जिस तेजी से गई थी उसी तेजी से वापस आ गई थी, क्योंकि मुझे पता चल गया था नहीं हो रहा, ये तो है, अपन से नहीं होगा। बिल्कुल। क्योंकि आप फिजिकली, मेंटली, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट विद द प्रोफेशन, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग रॉन्ग, बट जी। आप, मेहनत लगती है यार, सब जगह मेहनत लगती है। आप कहीं पे भी बस ऐसे 30 मार खा नहीं बन सकते हो कि बिल्कुल। बस गए और अपना नाम सिक्का चला दिया। ये नहीं हो सकता। तो मेहनत, मुझे ऐसा लगा कि मैं वहाँ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरा वो फोर्टे नहीं था, पहली बात तो। एंड तो बस मैंने एकेडमिक्स को चुना। और बहुत सारे पॉइंट आते हैं, जैसे कि मैम ने बोला कि बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं लाइफ में जब आपको ऐसा लगता है कि नहीं हो रहा है यार, क्या करें, छोड़ दें क्या, या कुछ और कर लें क्या। तो खुद से पूछो, करना ही क्यों था, क्यों करना था, मतलब क्यों जज बनना है। अगर वो रीजन बड़ा है ना तुम्हारा, तुम्हारे फेलियर से रीजन बड़ा है, तुम्हारे रुक जाने से तुम्हारा रीजन जज बनने का बड़ा है, तो ठीक है, टेक योर टाइम, कोई बात नहीं। आता है लाइफ में एक पॉइंट आता है, टेक योर टाइम, खुद को संभालो थोड़ा। खुद को जब रोकते हैं ना, तो वो बिल्कुल। मोटिवेशन भी एक आता है कि ओके। हम्म। तो वो कहते हैं ना कि एक, पहले एक स्टेप पीछे लो लंबी छलांग के लिए, तो लो, कोई दिक्कत नहीं है। खुद को समझाओ और लग जाओ। और हम तो वेट कर ही रहे हैं आपका इस तरफ। बिल्कुल। तो मैम जैसे आप अपनी आरडीएस की तैयारी कर रहे थे, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उस टाइम आप कैसे पढ़ते थे? जैसे हमारे कुछ मेजर सब्जेक्ट हैं, कुछ माइनर सब्जेक्ट्स हैं, लैंग्वेजेस भी हैं, राइट? तो इनको हम कवर कैसे करते थे आप? मतलब मेजर और माइनर दोनों एक साथ लेके चलते थे, या पहले मेजर कवर करते थे, माइनर बाद में कवर करते थे? तो हम्म मतलब कैसे करते थे आप ये चीज को कैसे करती थी? कवर, बड़े मतलब? आराम से। I mean, इस
में इस कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले मैं सीआरपीसी को थोड़ा सा दूर रखूंगी, क्योंकि वो मतलब थोड़ा सा है मेरा सीआरपीसी से। जी। उसको मैं बाद में बताती हूँ कैसे करते हैं। अच्छा, ये सब्जेक्टिव है, ऐसा नहीं कि भाई मैंने कह दिया घर जाकर के अरे बस वैसे ही करना है, अब तो सब छोड़ दो अपनी स्ट्रैटेजी। बट मैं ये इसलिए भी बता रही हूँ कि अगर किसी को हेल्प करे एंड, तो सबसे पहले मेरा एक टारगेट ये रहता था कि जो माइनर्स है ना, जैसा कि सर ने कहा, माइनर्स आपको, जब आप माइनर्स पूरा मास्टर कर लेते हो, पढ़ लेते हो, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, जी बिल्कुल। 60% कवर हो गया आपका कोर्स। जब आप 60% देखते हो ना, तब आपको लगता है 40 तो है, हो जाएगा। फिर सबसे प्यारा एक्ट एविडेंस, क्रिमिनल सिविल दोनों, हो गया 75। जी पीछे क्या बचा? लोग सीपीसी से बहुत डरते हैं, मुझे, मैं पूछती हूँ क्यों, क्यों मतलब क्या रीजन क्या है, सीपीसी से क्यों डरना है? सीपीसी इतना इजी है, आपको बस इतना करना है कि सेक्शन एक बार पढ़ लो। पहले सेक्शन पढ़ लोगे ना, आपको पता चल जाएगा ऑर्डर कैसे वर्क करना है। अब आप मान के चलिए कोर्ट में गए मामला लेके, क्या करोगे वहां जाके? खड़े हो जाओगे क्या? मतलब कुछ तो दिमाग में आएगा क्या करना है, कैसे स्टार्ट करना है, खुद सोचोगे। इतना पढ़ चुके हैं हम, बस वही तो है। ऑर्डर्स और कुछ नहीं है, वही है। सिर्फ आपको स्टेप बाय स्टेप कि भाई अगर भूख लगी है तो आप क्या करोगे। सबसे पहले ऑर्डर नहीं दोगे मम्मी को, खुद क्या करना है वो वो वाली बात बता रही हूँ मैं, है ना, कि सबसे पहले उठोगे, डिसाइड करोगे भाई ठीक है ये बनाना है, ये खाना है, ठीक है। तो वो जो प्रोसेस है ना, सीपीसी सेम सेम वही है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। सीआरपीसी मैं कह सकती हूँ, अच्छा इन्फ्लुएंस कोई मत होना, सीआरपीसी अगर किसी का स्ट्रॉन्ग है तो मैं माफी चाहती हूँ, इन्फ्लुएंस मत होना। सीआरपीसी मैं कह सकती हूँ क्योंकि उसमें थोड़ा सा मतलब ना ऊपर नीचे है, जी सीरीज वाइज नहीं है। बिल्कुल। और सीआरपीसी आई डोंट नो, मतलब मेरा एक वो होता है ना कि सबका एक सब्जेक्ट होता है, बिल्कुल। सबका एक एक सबका एक सब्जेक्ट वीक होता है, पॉइंट होता है हाँ। और एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हाँ, होता तो है। मेरा सीपीसी स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है हमेशा, और सीआरपीसी मतलब भगवान बचाए तो वो वाली सिचुएशन जी है। बट माइनर, मैं कहूँगी सबसे पहले माइनर से स्टार्ट कीजिए। एंड यहाँ पे इन दोनों ने, मैम ने भी और सर जी ने भी एक चीज़ कही थी जिसे मैं बिल्कुल फॉलो करती हूँ, और मैं हर बार जिसको भी मतलब ऐसे बताना होता है, कभी कोई पूछता है, तो एक चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ, स्टॉप वॉच। ट्रस्ट मी, आप इस चीज़ को करो। एक जापानीज साइकोलॉजी कह लो या कुछ है, जी मतलब एक थ्योरी है, उसमें ऐसा है कि अगर आपको अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है, अगर आपको, क्योंकि सबका एक कैपेसिटी होती है, ऐसा नहीं है कि भैया 8 घंटे बैठ गए अब तो हम हिलेंगे भी नहीं, और 8 घंटे उसी स्पीड से पढ़े जा रहे हो और दिमाग में जा भी रहा है, नहीं होता। अगर कोई रोबोट है आप में से तो अलग बात है, बट इंसानों में तो नहीं है, बिल्कुल। ये इंस्टॉल्ड नहीं है इंसानों में। तो स्टॉप वॉच जो मैं कह रही थी, यहाँ पे ये रोल प्ले करता है कि लाइक मैं 20 मिनट्स का या 25 मिनट्स का, मेरे को पता है मैंने मेजर पढ़ लिया है, अब मुझे रिवाइज करना है, या मैं पहली बार पढ़ रही हूँ, फॉर दैट मैटर्स, अगर कोई है पहली बार पढ़ रहा है जी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पोर्शन बना लो कि 20 मिनट्स में मुझे इतना पोर्शन करना है। स्टॉप वॉच जैसे ही आप ऑन करोगे ना, वो आपका कंपटीशन है, आपका ना दिमाग कहीं जाएगा ही नहीं, आपको सिर्फ इतना पता है 20 मिनट में मेरा ये टारगेट है, मुझे ये करना है। वहीं अगर जैसे आपका सब कोर्स हो गया है, जी अब आप रिवीजन पे हैं, तो व्हाट आई यूज टू डू कि जितने भी माइनर हैं मैं पूरा उसका एक बंडल बनाती थी। स्टॉप वॉच ऑन किया 25 मिनट्स, या मैंने 25 मिनट्स या 30 मिनट्स डिसाइड कर लिया कि 30 मिनट में मुझे ये 3 माइनर फटाफट रिवाइज करना है। 30 मिनट ऑन किए, उठाया, फटाफट रीड किया, और एक तरफ जो आपका हो गया पोर्शन वो एक तरफ, वो जब आप देखोगे ना कि ये कम हो रहा है और जो हो गया है वो बढ़ रहा है, तो वो अपने आप एक ना एक मोटिवेशन। मोटिवेशन आता है, और ऐसा लगता है कि हाँ यार हो रहा है, कर रहे हैं। फिर आपको पता ही नहीं चलेगा, क्विकली आप स्विच हो जाओगे मेजर्स में। और सेम मेजर्स के लिए भी मैंने यही किया था, मतलब बहुत ना ऐसे क्लीशे हो जाता है एक पॉइंट पे, बोरिंग भी हो जाता है कि आप सेक्शन 1 से, अच्छा बहुत ऐसे हैं, मैं भी इंक्लूडेड, सीआरपीसी की अगर मैं बात करूँ, कोई भी 1 से स्टार्ट किया बड़े जोर से, आज तो पूरा कर देंगे, स्टार्ट किया 50 तक पहुंचे, और वो क्यों, क्योंकि इतनी कैपेसिटी है, दिमाग की इतनी कैपेसिटी है, आप 1-1.5 घंटे से ज्यादा नहीं वो कर सकते हो। फिर वो 50 के बाद रह गया तो रह गया, फिर वो अगली सिटिंग में देखेंगे। फिर अल्ट्रा प्रो मैक्स लेजेंड्स पीछे से स्टार्ट करेंगे, अब पीछे से करते हैं, बिल्कुल। पीछे से किए 50, वो बीच का वहीं के वहीं, रह गए। उसका क्या करना है?
फिर वो जब आता है एग्जाम, तब फिर वापस पहले से स्टार्ट। तो द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज पोर्शन बांट लो, चैप्टर्स बांट लो। अगर सीआरपीसी या बड़े आईपीसी सीपीसी की बात करें, चैप्टर्स बांट लो, टाइमर ऑन करो, या एक टारगेट बना लो कि आज पूरे दिन में मुझे इतने चैप्टर्स करना है। जी। ठीक है, वो करो। क्योंकि अगर सेक्शन बेस्ड स्टार्टिंग से और फिर पीछे के सेक्शन से, तो ये तो लूप है सबका, सीरियसली ये लूप है। फिर वो बीच तक आप आ ही नहीं पाओगे कभी, जी। सिर्फ एग्जाम में ही आ पाओगे। और वो भी फिर ऐसा होता है बस फटाफट पढ़ लो यार, ये ना पूछ लें ये ना पूछ लें, बस वो वाला सीन होता है। तो पढ़ना तो सब कुछ होता है। जैसे मैं एक पर्सनल एक वो बताती हूँ, एग्जाम्पल देती हूँ। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो सीपीसी का सेक्शन 89, ये कौन ही पढ़ता है, ये नहीं पूछेंगे, हटाओ। और 2018 में 89 आ गया, सेक्शन 89 आ गया। तब ऐसा लगा अरे यार। फिर दूसरी बार 35 है, 35 है, कौन ही पूछता है, वो भी आ गया। तो थर्ड अटेम्प्ट मैंने ये नहीं बोला कौन पूछता है, ये पूछता है, हाईकोर्ट पूछती है, बिल्कुल पूछता है। और जब ऐसे दिमाग में आता है ना कौन ही पूछता है, तो बात पूछती है भाई। पूछते हैं। और जो ऐसा लगता है ना कौन पूछता है, वो सबसे पहले करती हूँ मैं। कि आप नहीं कह सकते यार, रिपील तक पूछा जा रहा है। क्वीन, अगर आपको पता है क्वीन बिल्कुल। एमसीक्यू में पूछा था प्री में, तो नहीं, ये तो थ्योरी नहीं है कौन पूछता है। हाँ बट ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है कि एक एक वो लाइन कुछ पढ़ लो, कुछ ऐसी चीजें जो डेड है वो तो सच में कोई नहीं पूछता। हाई कोर्ट इतनी है लीनियंट है अपनी, नहीं पूछेगी। जी। तो पढ़ना सब है, कवर सब करना है। आप बिल्कुल ये ग्रेस नहीं दे सकते हो, आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते अब क्योंकि हमने ये भी देखा है कि क्या लेवल जा रहा है। अभी अगर किसी ने एग्जाम दिया है या पेपर दिया है, पेपर देखा है, जी। तो हमें लेवल पता चल रहा है। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मार्किंग पता चल रही है, ये बोलना पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल। मार्किंग पता चल रही है। एंड तो नहीं अफोर्ड कर सकते, कुछ भी ड्रॉप करना नहीं अफोर्ड कर सकते अब तो। तो मैम जैसे प्री की तैयारी के साथ साथ मेंस की तैयारी साथ में ही करनी स्टार्ट करनी चाहिए, या पहले प्री को स्पेशल टाइम देना चाहिए? नाउ इसके अंदर ऐसा है कि जो पहली बार दे रहे हैं, जी। दूसरी बार सब पे ये इक्वली अप्लाई नहीं हो सकता। रीजनेबल क्लासिफिकेशन बिल्कुल। करना पड़ता है यहाँ पे। तो अगर जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, तो मैं उन्हें कहूँगी थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट कर दो। कौन लोग फर्स्ट टाइम देंगे इस बार वैसे, अगर कोई आप में से? ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। अभी से स्टार्ट कर लो, ठीक है, अभी से, मतलब घर जाते ही अभी, क्योंकि हम लोग हैं ना यहाँ पे, इतना मोटिवेशन आप लोगों को दे देंगे, घर जाते ही लग जाना। तो जो प्री दे रहे हैं उनके लिए ये है कि फर्स्ट टाइम जो तो आप पहले प्री पे फोकस करो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ प्री पे करो, मतलब इतना मास्टर कर लो कि मेंस का थोड़ा सा आइडिया रखना कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, आप कैसे अटेम्प्ट करोगे। क्योंकि अगर मैं अभी ये कह दूंगी ना इन लोगों को कि आप सीधा मेंस कर लो, जी। तो वो प्री अपने आप में बहुत, आप 72 गई थी इस बार कट ऑफ, है ना। बिल्कुल। और जो पेपर जिस तरीके का आया था, देखने में तो बहुत ईजी लग रहा था, बहुत, बट वो बहुत इन डेप्थ भी था, बहुत मतलब लेवल था, बहुत अच्छा था। तो पहली बात तो प्री की तैयारी स्टार्ट करो। एंड एमसीक्यूज जितने हो सकते हैं, मतलब मुझे एक डर भी था, और मेरी एक बहुत गलत आदत थी, एंड आई वांट कि आप प्लीज आप यहाँ पे छोड़ देना, बिल्कुल करना ही मत। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है। एंड मुझे एमसीक्यू से बहुत डर लगता था, बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि अगर एक भी गलत हो गया ना, तो मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। बट नज़रिया बदला, ये सोच के कि अगर आज गलत होगा ना, तो वहाँ गलत नहीं होगा, यहाँ गलत हो गया तो मैं सीख लूंगी, वहाँ गलत हो गया तो मैं सीखती रह जाऊंगी, है ना। तो सबसे पहले एमसीक्यूज करो। मैं इस अटेम्प्ट में ऑलमोस्ट 3000 से लेकर के 3400 500 कुछ इतना एमसीक्यू करके गई थी। एमसीक्यू करने का फायदा ये भी है कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आती है। अब अगर मैं किसी से एक सेक्शन पूछ लूँ ना, पूरा बता दोगे, उसको ट्विस्ट करके थोड़ा सा एमसीक्यू के फॉर्मेट में पूछ लूँ ना, एक एक आध को झिझक होगी। तो एमसीक्यूज करना इंपॉर्टेंट है, उससे घबराओ मत। अब वो लोग जो दूसरी बार दे रहे हैं, जिनका मेंस किसी भी रीजन से नहीं हुआ है, अगर कम नंबर हैं, तो अब उन्हें ये चीज़ पता चल गई है, एक कॉन्फिडेंस अपने आप में आ जाता है कि हाँ प्री तो हम निकाल लेंगे। मेंस की प्रिपरेशन, जैसे मैं अगर बताऊं तो मैंने जब नोटिफिकेशन आया था तब तक मेंस की ही प्रिपरेशन कर रही थी मैं, ठीक है। मेंस में भी मतलब कि मैं ऐसे राइटिंग वगैरह देख रही थी, थोड़ा जजमेंट राइटिंग वगैरह देख रही थी, ये सब मैं कर रही थी। जब नोटिफिकेशन आया और कुछ दिन निकल गए, तब मैंने स्टार्ट किया प्री।
क्योंकि आपको पता है प्री आप निकाल लोगे, है ना, आपको लेवल पता है। बट ये सब्जेक्टिव है, ऐसा मत करना कि छोड़ दो सीधा मेंस देखेंगे, मेंस में जाने के लिए निकालना है प्री अपन को पहले, तो एमसीक्यूज करो। फिर अगर मैं मेंस की बात करूं तो टेस्ट सीरीज मस्ट है। सबसे पहली बात कि हम बैरेक पढ़ते हैं, वो तो करना है, वो तो मतलब सब बोलेंगे आपको, हर इंसान बोलेगा बैरेक तो मस्ट है। बट इसके एडिशनल जो आप लोग चीज कर सकते हो वो ये है कि फाइनली उस दिन हमें आंसर्स लिखना है। तो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में जितना आप याद करोगे चीजें, बैक टू स्कूल जैसे हम स्कूल में करते थे, ठीक है, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में जितना आप याद करोगे वहां पे उतना ही इजी होगा। क्वेश्चन देखा आंसर लिख लिया, है ना। डायरेक्ट पढ़ना कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। बट अब अगर मैं किसी को कहूँ कि ये सेक्शन पढ़ लो और मैं क्वेश्चन पुट करूँ, क्वेश्चन ऐसा तो है नहीं इजी सा आएगा, थोड़ा घुमा करके कुछ तो आएगा, और मैं बोलूंगी कि जैसे बोला जैसा क्वेश्चन है उसी का करो, तो एक बार को आपका 2-3 मिनट आप लगेंगे, आपको लोगे, ब्रेनस्टॉर्म करोगे कि अच्छा इसको कैसे अटेंड करें, इसमें क्या क्या लिखें। बट वही अगर आप क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में याद कर लोगे तो वहां पे ब्रेनस्टॉर्मिंग की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये कर रखा है, ऐसे कैसे लिखना है। सो दैट वाज माय ट्रिक। एंड मतलब 45 डेज ज़्यादा ही लगे थे मुझे तो, खैर। हाँ, क्योंकि 2018 से अब मैं वेट ही नहीं कर पा रही थी जज बनने के लिए, मतलब मेरे को था कि फटाफट बनाओ मुझे। तो 45 डेज ठीक है, अच्छा था, डिसेंट डिसेंट टाइम है, सब कर सकते हैं, पैनिक नहीं होना है उस पॉइंट पे। एंड स्ट्रैटेजी, सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी, खुद की स्ट्रैटेजी बनाओ, किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, सब अपना अच्छा बुरा जानते हैं, सब अपना टाइम जानते हैं। स्टडी आवर्स बहुत बहुत मैटर करता है। जैसे मैं रात में, मतलब निशाचर लोग जो होते हैं ना जो रात में जागते हैं, तो मैं रात में पूरी रात पढ़ती थी, और सुबह मैं डेड, मतलब वो वाला सिचुएशन था कि सुबह मैं डेड हूँ, तो सुबह नहीं उठती थी मैं। अब जैसे काफ़ी लोग, काफ़ी काफ़ी टीचर्स भी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि सबकी एक साइकोलॉजी है, काफ़ी एस्पिरेंट्स सब कहते हैं कि सुबह अगर आप पढ़ोगे तो कुछ तो चमत्कार ही हो जाएगा। पता नहीं क्या होता है, मेरे को नहीं पता, मेरे से तो उठा नहीं गया तो मैं नहीं जानती। बट ऐसा कुछ नहीं है, चमत्कार खुद करते हैं अपन, रात में भी हो जाते हैं। कर लो रात में, अगर जिसको पढ़ाई होती है रात में करो, सुबह जिसकी होती है सुबह उठ के करो, कोई वो टाइमिंग का इशू नहीं है। बट पूरे दिन में ना कुछ ऐसे गोल्डन, अच्छा ये सारी साइकोलॉजिकल बातें कर रही हूँ मैं, अपने घर से लिख कर नहीं लाई हूँ, मतलब है ऐसा ना, प्रूवन है। तो कुछ ऐसे आपके पूरे दिन में कुछ घंटे ऐसे होते हैं जब बहुत एफिशिएंसी से आप वर्क करते हो, उन्हें पहचानो सबसे पहले। कैसा कौन सा टाइम है जहाँ पे आपका ब्रेन ना बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, कमाली हो जाता है बिल्कुल। अगर वो इंस्टा पे लगा दिया तो फिर मिलेंगे अपन। बट उसी पॉइंट पे अगर सब हटा करके कर लिया ना, तो फिर इधर मिलेंगे अपन, ठीक है, फर्क है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, स्टॉप वॉच अपना, पढ़ना तो खैर सभी है, बट आप ये देखो कि क्या, जैसे अगर प्री दे रहे हो तो एमसीक्यूज करो, मेंस दे रहे हो तो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में करो, ये है। जी। तो मैम जैसे आपने तो बहुत मेहनत की है, मतलब हर कोई मेहनत करता है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो आपकी मेहनत के अलावा अगर आप क्रेडिट दें, एक तो आपकी अपनी हार्ड वर्क है ना? भगवान का शुक्रिया है, इसके अलावा आप किनको देना चाहते हैं क्रेडिट? मैम खुद को तो मैं क्रेडिट मुझे नहीं लगता दूंगी, जी, हर इंसान मेहनत करता है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं वो जो एक सोर्स होता है ना, कि आपके अंदर आज, जैसे बहुत लोग होंगे जो ये, जिनका कहीं ना कहीं ये सवाल होगा कि बहुत टाइम से लग रहे हैं, कर रहे हैं, जी, हो नहीं रहा है। घर जाओ, पेरेंट्स को देखो, भाई बहनों को देखो, ठीक है, ये जो सपना आप देख रहे हो ना, ये अब जी, सिर्फ आपका नहीं है, ये अब पूरी फैमिली का हो चुका है। कभी हार जाओ ना कि नहीं हो रहा, फिर रिवाइव करो खुद को, और ये बोलो कि अब मैं घर वालों के लिए करूंगा या करूंगी, फॉर दैट मैटर्स। मेरे केस में मेरे पेरेंट्स बहुत बहुत, आई मीन सबके पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव होते हैं, मतलब सबके, मेरे मम्मी पापा सबसे अच्छे वो वाला जी, तो सबके होते हैं, सबके बहुत सपोर्टिव होते हैं, तो उनको तो क्रेडिट, मतलब वो तो हैं। एंड ऑब्वियसली भगवान तो है, यूनिवर्स तो है, देखो। एंड मेहनत करोगे वो देखता है, वो देखता है, वो सुनता है।
आज तुम्हारी कोई नहीं सुन रहा, आज तुम्हें रातों में पढ़ते हुए कोई नहीं देख रहा। मुझे कोई नहीं देखता था, मैं रातों में पढ़ती थी, मुझे कोई नहीं देख, कोई समाज नहीं आ रहा, कोई सोसाइटी नहीं आ रही। ऊपर वाले ने देखा है मुझे और उसने मुझे ये दिया है आज, है ना। तो सब आपका लिखा जा रहा है, सब मिलेगा। दूसरा, इफ आई हैव टू गिव अपार्ट फ्रॉम माई फैमिली, एक तो मेरे ब्रदर सिस्टर, मतलब देवर लाइक के हो जाएगा हो जाएगा, तो चिंता मत कर। क्योंकि एक पॉइंट आता है ना कि नहीं हो रहा, अब आगे क्या करना है। तो देवर लाइक के हो जाएगा भाई, तू नहीं करेगी तो कौन करेगा बता। ये चीज पूरे घर में किसी ने ये सपना देखा ही नहीं, अब तू ऐसे बोलेगी तो कौन करेगा। तो वहां से लगता है हाँ हाँ, तू नहीं तो कौन बे, अपन, मैं तो वो वाला सीन था। एंड if if I have to give a credit to one person, I would say it will be Gajendra sir, क्योंकि 2015 it was, and without him मैं शायद लॉ भी नहीं पता था, and he gave me that idea, you know, that he is the person, he planted, you know, he planted that seed कि okay, we'll go for judiciaries, and he has supported me in each and every, you know, my lows and ups, and every time he was there. मेरा जजमेंट राइटिंग जो कंप्लीट हुआ है, बहुत बहुत हेल्प की है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करी है सर ने, क्योंकि मेरे को जजमेंट राइटिंग बहुत मतलब ऐसा लगता था कि नहीं आ रहा। तो बट सर ने मुझे जैसे ओरिजिनल जजमेंट्स कंपेयर करके, मेरा इंग्लिश मीडियम है, हमारे जजमेंट्स हिंदी में होते हैं, तो सर ने बहुत हेल्प करी उसको मेरे को यू नो समझाने में। तो मैं सर को एक क्रेडिट दूंगी। एंड एक चीज़ मैं आप लोगों से कहूँगी कि रॉबिन जीत जो बुक है, इफ़ यू गाइज नो, जजमेंट राइटिंग की है, तो वो बहुत अच्छी है। ये मैं इसलिए, क्योंकि एकदम से वो बात आई ना जजमेंट राइटिंग वाली, तो वो बहुत अच्छी है। वो बहुत अच्छी तब है जब आप छत्तीसगढ़ या एमपी दे रहे हो। अगर आप राजस्थान दे रहे हो ना, तो उसको पढ़ लो, बट उसको फॉलो मत करना, क्योंकि एक तो पैटर्न अलग है, दूसरा जहाँ पे ये बुक मेनली चलती है वहाँ पे अलग से पेपर होता है जजमेंट राइटिंग का। अपने यहाँ पे कंबाइन है और अपन को मुश्किल से मुश्किल 1 घंटा दिया जाता है, मतलब दिया तो मतलब 3 घंटा जाता है, बट मैं इसे एक्सक्लूड करके बता रही हूँ क्योंकि पूरा पेपर भी तो करना है। तो 1 घंटे में आपको जजमेंट सेफ साइड 1 घंटे में करना है, और वो पॉसिबल नहीं है अगर आप उस बुक को, मैं मना नहीं कर रही हूँ, आप रेफर करो। लैंग्वेज बहुत अच्छी है, इंग्लिश मीडियम, चार्जेस की लैंग्वेज बहुत अच्छी है, बट उसको कैसे आपको प्रिसाइज करना है, फॉर्मेट क्या रहना है, वो आप ओरिजिनल को ज़रूर रेफर करना। जी। किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं, प्लीज। पूछना ज़रूर, मैं बुरा मान जाऊंगी, इन दो से पूछा था। जी। सॉरी, जॉब के साथ वैसे तो मेरी एक्सपर्टीज नहीं है इसके अंदर, बट स्टिल आई वुड से कि क्या टाइमिंग क्या करते हैं सर आप? कैसे करोगे आप मैनेज? मैं भी, मेरे को भी बताओ। नहीं मतलब 8 to 9 आपकी जॉब है, बनना है आरजेस, सोच लिया, हो जाएगा। कैसे होगा अब, मतलब ये वो मैं महाराजों की तरह नहीं कह रही हो गया वो वाला नहीं, बट आई एम, हाँ इसकी एक आप ये कर सकते हैं, 8 to 9 है ना, आप मुझे ये बताओ आप टाइम कब निकाल सकते हो? 9 to 10 to 3 to ओके, फिर आप सोएंगे कब? 5 hours sufficient. वाह, मतलब फिर भी 5 घंटे हमेशा, तो मतलब कैसे? 3 to 4 days तो आराम से हो जाता है। बिल्कुल, देखो अब मैं, अच्छा आप ही यूपीएससी, ओके ओके ओके, क्यों नहीं हो रहा? किक नहीं मिल रही? किक जुडिशरी में मिल रही है आपको वो एक? ओके, देखो अपने आवर्स निकालो, मुश्किल है आपके केस में, हो जाएगा। कैसे होगा? सबसे पहले एक स्ट्रैटेजी बनाओ, ठीक है। मैं फिर से वही चीज़ दोहराऊंगी, प्लीज़ माइनर से स्टार्ट करो, प्लीज़ माइनर से स्टार्ट करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी, बहुत अच्छा कोर्स आपका कवर हो जाएगा माइनर से। एंड फिर धीरे धीरे पोर्शन बनाना, लोड नहीं लेना, अभी है टाइम है अपने पास। अब माइनर का मतलब ये नहीं है कि नोटिफिकेशन आए जब तक माइनर में ही लगे हुए हैं, वो नहीं करना है अपन को, जल्दी करना है, ठीक है। तो जैसे आप जब आ रहे हो या आप जब जा रहे हो अपने अपने प्रोफाइल में, जॉब में, आप डिसाइड करके जाओगे कि आज सोने से पहले मुझे ये करना है, एंड दैट विल बी योर टारगेट।
कितने भी एग्जॉस्ट हो गए आप, है ना, पर क्योंकि हमको यहाँ आना है तो यू हैव टू गो फॉर एक्स्ट्रा माइल्स। देन आपको एक टारगेट बनाना है कि सोने से पहले मुझे ये कंप्लीट करना है, ठीक है, एंड दैट इज योर टारगेट। आप आओगे, कैसे करोगे वो तो प्रभु आप जानते हैं, बट आप कीजिए, ठीक है। माइनर सबसे पहले कीजिए, मेजर का बंच बनाइए, माइनर करते ही मेजर का बंच बनाइए, और साथ ही साथ एमसीक्यूज कीजिए। फर्स्ट टाइम देंगे आप, ऑल द वेरी बेस्ट, आप एमसीक्यूज कीजिए साथ में, है ना, एंड ट्राई के आप बाय द एंड ऑफ दिस ईयर माइनर तो कंप्लीट कर लो, माइनर कर लो और एक एविडेंस कर लो, ठीक है। फिर मतलब ऐसा है कि हाँ धीरे धीरे आप अपने मेजर्स को कर सकते हो जाएगा। स्ट्रैटेजी आप पे वर्क करेगी, स्ट्रैटेजी आपको थोड़ी स्ट्रिक्ट बनानी पड़ेगी। थैंक यू सो मच। I just want to know that team is बन जाता है, days निकल जाता है, पर इंटरव्यू में भी बहुत बार देखा है कि इंटरव्यू दे दिया है पर फिर क्लियर नहीं होता है ना। तो मैम इंटरव्यू में कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी ट्रिक्स है जो आप मुझे एडवाइस करेंगी कि ऐसा ना करो, क्योंकि एक काइंड ऑफ नर्वसनेस तो होती है, आपको सामने वाले को जवाब देना है और क्वेश्चंस वो आपके दिमाग से पूछेगा तो उसके बिल्कुल, दिमाग के साथ आप कैसे खेलोगे? किसके दिमाग के साथ खेलना मैम? मैम सामने वाले की प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। जस्टिस है वो, नहीं खेल सकते। तो मैम खेल लेंगे वो हमारे साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपने ये क्वेश्चन पूछा। मैं इंटरव्यू पॉइंट इतना बोलने के बावजूद इंटरव्यू पॉइंट भूल गई थी, बट हाँ आपने पूछा, अच्छा पॉइंट है। तो इंटरव्यू के लिए ये करना है कि सबसे पहले तो जब हम प्री के लिए पढ़ते हैं, इतना डेप्थ में जाते हैं हम, मेंस के लिए हो जाता है ऑलमोस्ट हमारा कोर्स कवर है, ठीक है। बट क्या होता है ना, क्योंकि साइकोलॉजी है अपनी, और इंटरव्यू के लिए पढ़ना है, इंटरव्यू है हमारा, क्या पढ़ोगे, हो तो रखा है, जो हो रखा है ना उसी को रिवाइज करो बस, ठीक है। अच्छा ये तो है अकेडमिक। अब इंटरव्यू सिर्फ अकेडमिक बेस पे नहीं निकलता। मैं बहुत ब्लंट, बहुत क्लियर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो मैं बोल रही हूँ वो सत्य है, बट जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरे साथ वालों का एक्सपीरियंस है, मैं उस बेस पे कह रही हूँ कि इंटरव्यू is not about your only and only knowledge. It is about how you are, your persona, how calm you are. क्योंकि हम में से, जैसे मैं, आई एम वन ऑफ दोज, मैं नहीं गई हूँ लिटिगेशन के लिए, बट आई बी सिटिंग ऑन द डेस्क, एंड एडवोकेट्स आएंगे ऐसे, मतलब आएंगे, मतलब छूटते हुए आएंगे बहुत सारे, और वो ये फाइल वो फाइल, आप कैसे मैनेज करोगे, कैसे मैनेज करो? बहुत सिचुएशन आएगी जब आप घबरा जाओगे, जब आपको नहीं समझ आएगा कि अरे सर इसमें करना क्या है। तो वहाँ पे इंटरव्यू आपको टेस्ट करेंगे ओरिजिनल इंटरव्यू में कि आप कितने काम हो, कितना, मतलब आपका ये कितना चल रहा है, दिमाग कितना चल रहा है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूँगी, जैसे आपने बोला कि अब करते हैं, मैं ना एक काम करूंगी या एक काम करूंगा, ऐसे आंसर दूंगा ना तो इस शब्द से वो इस वर्ड से ऐसे घुमा दूंगा। अरे नहीं घुमाओ, नहीं नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता बॉस, उनको पता है आपसे क्या पूछना है, ठीक है। आप अगर ये कहोगे ना कि मैं ये आंसर दे करके ऐसे, कुछ लोग कहते हैं आपके आंसर में एक क्वेश्चन निकलता है, आप जो आंसर दोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं, मिथ है। उनको पता है उनको क्या पूछना है, दे आर एक्चुअली दे आर चेकिंग हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, हाउ काम यू आर, कितना पेशेंस है, कितना। अब इसका मतलब ये नहीं कॉन्फिडेंस में जाकर बैठ जाओ कि हाँ भाई आजा पूछ, ये नहीं करना अपन को वहाँ पे, है ना, कि अपन नहीं डरते किसी से, आ जाओ पूछ लो, या फिर इतने डर जाओ कि भाई निकले ही नहीं मुंह से कुछ, वो पूछते पूछते ही रह जाएं और तुम, ये भी नहीं करना। बट ठीक है, मतलब जैसे मैं अगर मेरा एक्सपीरियंस बताऊं, 12 बजे हम लोग बैठे थे इंटरव्यू के लिए, 12 बजे वहाँ गए थे और 6 बजे मेरा नंबर आया था। तो अगर आप नॉर्मली 6 घंटे ऐसे वेट करोगे ना तो आप इतने डल हो जाओगे, क्यों नहीं आ रहा, क्या है ये। बट उस दिन ना आपके अंदर कुछ तो तरंगे होती हैं, कुछ तो ऐसी एनर्जी होती है जो आपको ऐसा लगता है कि बस तो उस टाइम आप बहुत फ्रेश होते हो सब कुछ। बट ठीक है, देयर वर पीपल, आई वोंट से मैं तो खैर उस टाइम पे नर्वस नहीं थी, क्योंकि हम इस दिन के लिए बहुत वेट करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, सालों साल पढ़ते हैं इस दिन के लिए। इस दिन अगर तुम लोगों ने तुम लोग अगर घबरा गए
तो फिर काम नहीं बन पाएगा, क्योंकि दैट इज़ योर डे, दैट इज़ योर डे। बस एक चीज़ सोचनी है कि ये मेरा दिन है, इस पे सिर्फ मेरा कंट्रोल है, एंड आई विल गिव माई बेस्ट। तुम घर में कितने भी चर्पी हो, तुम दुनिया में कितने भी 30 मार खाओ, अगर वहां जाकर के तुम घबरा गए ना या डर गए, क्योंकि उन लोगों को नहीं पता ना तुम कैसे हो इन पर्सन, आप लोग कैसे हैं, आप कितने खुश हैं, आप कितने काम हैं, पेशेंट हैं, कैसे हो, उन्हें नहीं पता। उन्हें वो दिख रहा है वो 10 जो 15 मिनट, 15-20 मिनट, तुम उनमें घबरा गए ना, तो वो फर्स्ट इंप्रेशन कि अच्छा ये तो इंसान ही ऐसा है, ये तो इसको घबराहट हो जाती है। जब मैं एंटर हुई थी रूम में, आई वॉज द लास्ट पर्सन, उस पैनल की मैं लास्ट थी, एंड आई वॉज एक्साइटेड एज हेल। मतलब वो एक्साइटमेंट ना ऐसे आ रही थी कि प्लीज मुझे बुलाओ ना जल्दी, मेरा भी ले लो इंटरव्यू, खत्म करो बस, ऐसे वाला सीन था। जब मैं गई अंदर, नर्वसनेस थोड़ी 2-5 मिनट हुई, बट देन फिर वो आपका ना काम करता है, आप खुद को समझाते हो। वहां पे कोई नहीं है, ना आपके घर वाले हैं, ना आपके फ्रेंड्स हैं जो आपको समझाएंगे, कोई भी नहीं। तो जब मैं इंटरव्यू के लिए जा रही थी, मेरे भाई ने, मुझसे छोटा है, मुझसे काफ़ी छोटा, 9 साल छोटा है मेरा भाई, एंड ही वॉज ड्राइविंग, और मैं बैठी थी, मैं थोड़ा नर्वस थी यार, बिकॉज आप इतना वेट करते हो इस दिन के लिए, एंड फाइनली द डे इज देयर। तो मुझे बस इतना बोला कि घबरा मत, ऐसे सोच, वो सीनियर्स हैं एंड दे विल आस्क यू, मतलब कुछ तो लीगल पे, एंड यू जस्ट हैव टू एक डिस्कशन होगा। तो वो चीज़ ना, मतलब सीरियसली एक डिस्कशन ही होता है वहाँ पे, ठीक है। अब जैसे तुम लोगों से कोई भी नॉर्मल पूछ ले यार एडमिशन क्या है, ऐसे बोलोगे तुम। यही चीज़ मुझसे पूछी थी इंटरव्यू में, तो हमको भी ऐसे ही बोलना है, वहाँ पे घबराना नहीं है। कोई एडमिशन ही पूछा है, कोई बहुत कहीं कहीं की कहीं कुछ दूर देश की कोई खबर नहीं पूछ ली, ठीक है। ये हमें आता है, हम बता सकते हैं, बस खुद पे कॉन्फिडेंस रखो। बिल्कुल वो जो एक नर्वसनेस होती है, वो जो एक डर होता है ना, उसको तो आने भी नहीं देना आसपास। कीप दैट कॉन्फिडेंस इन यू, हो जाएगा। बहुत सिंपल। पैनल जो पैनल होता है वो बहुत लीनियंट, बहुत अच्छा होता है, ट्रस्ट मी। मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, बट मुझे इतना तो पता था कि ठीक है, जैसे कि सर का सेकंड था, इन्होंने बहुत बताया मुझे कि कैसे इन्वायरमेंट रहता है एंड ऑल। तो मेरे से जो क्वेश्चन पूछे थे वो प्रिटी डिसेंट थे। अब जैसे मैं तुम लोगों को बताऊंगी, आप लोगों में से बताऊंगी किसी को, तो बोलेंगे अच्छा यही होता है क्या, हाँ यही होता है। एडमिशन, कन्फेशन, इंटरप्लीडर, आर्टिकल 14, उसमें क्या है, विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वगैरह। एक क्वेश्चन 21 से ये पूछा था, आर्टिकल 21 से, एंड 14, आर्टिकल 14 था, और बस यही था, और कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप लोगों को नहीं आती है। जो आप लोगों को आती है ना, वो वही पूछेंगे, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होगा, ठीक है। जीके के अंदर जैसे मुझसे जीके नहीं पूछा था, मेरा थ्रू आउट लॉ था। विद इन द स्पैन ऑफ 10 ईयर्स एक ऐसा जजमेंट जो आपको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। अब क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो मतलब मेरे को ऐसा लगता था, हे भगवान प्लीज पूछवा लेना, और भगवान ने सुन ली और ये पूछा है मुझसे, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे, अब यहाँ पे वो चेक करना चाहते हैं, अब यूँ तो दुनिया भर के जजमेंट्स हैं, बट आप क्या जवाब देते हो, आपका पर्सोना क्या है, आपकी मेंटल स्टेट क्या है, आप कितने प्रोग्रेसिव हो, वो यहाँ पे आपको आपकी पर्सनालिटी चेक कर रहे हैं। सो आई गेव नवतेज सिंह जौहर, ओके, एंड मतलब द recognition of third gender. Sir asked me why. So with very humbleness I just said क्योंकि एक ऐसी सोसाइटी है ये जो सालों से ना, मतलब कि मतलब दबी हुई है, ठीक है। मतलब हैं लोग, सोसाइटी में लोग हैं, बट कोई रिकग्नाइजेशन नहीं है उनको, एंड फाइनली इंडिया ने उनको रिकग्नाइजेशन दिया। ये बहुत ही प्रोग्रेसिव अप्रोच है। आई मीन अब फिर उनको ये आंसर आई थिंक अच्छा लगा होगा, दैट्स वाई उन्होंने ये फ्लिप करके मुझसे पूछा कि ओके लीव द इंटरव्यू नहीं ले रहा मैं, वी आर जस्ट हैविंग अ डिस्कशन, नाउ टेल मी, डोंट यू थिंक दैट होमोसेक्सुअलिटी इज रॉन्ग। वहां पे फिर आप मतलब अब आप क्या बोलोगे, है ना। यहाँ पे आपकी पर्सनालिटी, आपकी वास्तविकता क्या है, क्या सोच के इंसान हो आप, वहाँ पे ये चीज़ काम आती है। मैंने ये आंसर दिया था कि सर जो सही गलत है उसके नॉर्म्स सोसाइटी डिसाइड करती है। किसी इंसान का किसी जेंडर में हो जाना मेयर, वो सही गलत नहीं होगा। अगर सोसाइटी के अंदर ये पहले से, जैसे मेल, फीमेल एंड थर्ड जेंडर ये होता, तो ये कहाँ गलत होता, तब भी तो ये गलत नहीं होता। तो
वो आपकी पर्सनालिटी का भी टेस्ट है, थोड़ा सा प्रोग्रेसिव अप्रोच भी रखना, एंड बस कॉन्फिडेंस रखना भरपूर प्रचुर मात्रा में, हो जाएगा। Any other student? प्लीज। Firstly, congratulations, ma'am. थैंक यू। मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ अभी। Okay. तो कॉलेज के साथ में इंटर्नशिप भी करती हूँ, कोचिंग भी करते हैं, अदर डिस्ट्रैक्शन भी, कॉलेज एक्टिविटीज भी करते हैं। इन सबको कैसे मैनेज में डेवलप करना है या सब छोड़ छाड़ के आर्टिस्ट पे बैठ जाए? देखो, ओके, डिस्ट्रैक्शन, द वर्ड यू सेड, ये एक तो क्या है ना कि पहले ऑनेस्टली मैंने ना ऐसे 2018 से ऐसा जब सोचा था, मैं ऐसी अपनी बहुत थैंक्स गिविंग स्पीच तैयार करती थी, मैं ऐसे बोलूंगी, मैं वैसे बोलूंगी, बट ट्रस्ट मी, मतलब होता है ना कि मिरर में खुद को देख के, या जब मैं ड्राइव करती थी कि किसी ने मुझसे ऐसे पूछा, मैं ऐसे जवाब दे दूंगी, ऐसे कर, पर अब मैं जब यहाँ बैठी हूँ ना, मेरे को चीज़ें मतलब आ ही नहीं रही हैं। तो डिस्ट्रैक्शन यू सेड, सबसे पहले मैं डिस्ट्रैक्शन पे एक चीज़ बात करूंगी कि अभी ना सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन अपन लोगों का क्या है? सेल फोन। सेल फोन डिस्ट्रैक्शन है, चाहे कोई इसे माने चाहे ना माने। कोई अगर ये कह दे कि भाई सेल फोन से तो हम बहुत कुछ अच्छा कर लेते हैं, हम तो पढ़ते हैं, कितनी देर पढ़ लेते हो? मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी कि कितनी देर पढ़ लेते हैं आप? दूसरा डिस्ट्रैक्शन इंस्टाग्राम, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं खुद की पढ़ाई करना, बट मेरे को ये चीज़ पता थी एज एन एस्पिरेंट, मुझे पता था मेरा डिस्ट्रैक्शन क्या है। तो मैं इंस्टाग्राम पे कभी थी ही नहीं जी। कभी नहीं थी। अभी 4 दिन पहले ही आई हूँ और बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आता उसके अंदर करना क्या होता है। तो इंस्टाग्राम, आई वॉज नेवर देयर ऑन इंस्टाग्राम। फेसबुक नहीं था मेरे पास। व्हाट्सएप, जिस दिन आप मास्टर कर लेते हो ना कि आपको अपने सोशल नेटवर्किंग साइट को खुद के कंट्रोल में कैसे रखना है, ये डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाता है। और जहां तक हो, सोशल नेटवर्किंग साइट को थोड़ा सा अगर कट भी कर दें तो मतलब ऐसे कोई भूचाल नहीं आ जाएगा, दुनिया वही रहेगी, सेम 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 एज इट इज रहेगी, कुछ बदलने वाला नहीं है। कोई आपको नहीं, कोई घर में आ रहा है कि अरे भाई तूने क्यों छोड़ दिया इंस्टाग्राम, आना प्लीज, तेरे बिना नहीं अच्छा लग रहा, सूना सूना जग लग रहा है, नहीं होगा ऐसा, कोई कुछ नहीं होना, सब वेट कर लेंगे आपका। तो अगर कुछ डिस्ट्रैक्शन अब 2 तरीके की है, फिगर आउट कर लो। छोड़ सकते हो तो इमिडिएटली बिल्कुल छोड़ दो डिस्ट्रैक्शन, चाहे नॉन लिविंग थिंग हो या लिविंग थिंग, मैं तो सबका बोलूंगी ऑनेस्टली। लाइक अगर कुछ ऐसे दोस्त हैं कि अरे भाई कल पढ़ लेना, चल आज घूम के आते हैं, या अरे यार बहन कल कर लेंगे, आज चल पार्टी करते हैं, छोड़ दे उस दोस्त को ही छोड़ दो, बस खत्म उसी दिन। क्योंकि अगर कोई आपका विजन नहीं समझ पा रहा है ना इस पॉइंट पे कि हाउ परसिस्टेंट, या आपका डिटर्मिनेशन क्या है, आपका सपना क्या है, तो उस इंसान से ना थोड़ा सा दूरी बना लो। अगर कोई ये नहीं कह, हमारे घर में सिर्फ पेरेंट्स हैं जो कहेंगे पढ़ ले, पढ़ाई कर ले, क्यों घूम रहे हो, क्यों ये कर रहे हो, है ना, क्यों? क्योंकि वो आपका सपना समझते हैं, उनको पता है कि अल्टीमेटली आपको जाना कहाँ है, क्या करना है। कुछ ऐसे दोस्त होते हैं वो भी पुश करते हैं कि भाई तू पढ़, है ना, या बहन तू अपनी तैयारी कर, हम तेरे को वहां देखना चाहते हैं। पर कुछ होते हैं, तो वो जो कुछ होता है ना, वो मिलेंगे ये अब जैसे यहाँ पे जब आप आओगे तब मिलेंगे, तब उनसे कि हाँ भाई अब बता कहाँ चलना है। वो जो बैकलॉग में था ना, अब सब जगह चलते हैं। तो अगर कुछ लोग हैं डिस्ट्रैक्ट जो कर रहे हैं, उन्हें छोड़ दो। कुछ ऐसी चीजें हैं जो डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, छोड़ दो। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा सेल्फिश होना, अब मैं ये नहीं कहूँगी पूरा, थोड़ा मतलब पॉजिटिव सेंस में सेल्फिश होना बहुत जरूरी है। जैसा कि आपने बोला कि आपका कॉलेज चल रहा है, इंटर्नशिप्स होती हैं, तो आप इसको डिस्ट्रैक्शन क्यों देख रहे हो मैम? मतलब ऐसे डिस्ट्रैक्शन की बट मैनेज नहीं हो पाता है। मैनेज नहीं हो पा रहा है, ओके। ह्यूमन ब्रेन की सबसे अच्छी खासियत यह है कि थोड़ा टाइम लोगे ना, सब अपनी जगह पे, एवरीथिंग विल गेट इट, ईच एंड एवरी प्लेस, राइट प्लेस, ठीक है। जैसे कॉलेज है, इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है ना। इंटर्नशिप है, इंपॉर्टेंट है, यू आर गेटिंग आउट ऑफ इट लर्निंग, यू आर लर्निंग थिंग्स फ्रॉम इट। अब आपको 24 घंटे हैं हमारे पास, कितना सो लोगे? 10 घंटे निकाल लो, चलो 10 घंटे वैसे नहीं सोते, पर कुछ लोगों की आदत होती है जो दिन में भी सोते हैं और फिर रात में भी सोते हैं, है ना, वो वाला सीन भी होता है, तो ठीक है। उसके बाद भी हमारे पास टाइम बच रहा है। आप अगर कॉलेज के साथ प्रिपेयर कर रहे हो तो आई विल नॉट से कि अच्छा, मैं तो कभी ये नहीं बोलूंगी मैम, किसी भी एस्पिरेंट को नहीं बोलूंगी बैठ जाओ 6 घंटे
लेकर अपनी किताबें और उठना मत। नहीं, पॉसिबल नहीं है। ये कैसे पॉसिबल है कि आप 6 घंटे इंसान मूवी तक नहीं देख सकता, उसके अंदर भी पॉज करके अपने एंगल बदलेगा, फिर कहेगा यार थकान हो गई, सो लेते हैं, फिर देखेंगे। एंटरटेनमेंट भी आप 6 घंटे नहीं कर सकते हो, तो पढ़ाई तो नहीं हो पाएगी, ठीक है। बट जब वो नोटिफिकेशन आता है, जब आपकी उसके अंदर प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है, जब आपको इंटरेस्ट आने लग जाता है, जब आपको डर लगता है ना, डर लगता है कि अरे यार इतने से दिन रह गए, कोर्स इतना है, वो अलग चीज़ है। वो तो फिर आप 13 घंटे भी बैठ जाते हो, वो तो फिर वो अलग चीज़ है। बट इनिशियली इफ आई हैव टू से टू यू, इनिशियली टेक 3 आवर्स, 3 to 4 आवर्स, ठीक है। इन्हें मैनेज करो कि कौन से 3 to 4 आवर्स होंगे आपके पूरे दिनचर्या में, पूरे दिन में, एंड आप अपना एफिशिएंट उसमें करो कि मतलब मुझे इतना पोर्शन करना है। दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू डू इट। तो ऐसे जी। मैम कौन से ईयर से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मुझे प्रॉपर आगे से इसमें फाइनली कोर्स करना है, तो कौन से ईयर से आपने प्रॉपर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूं? शायद नहीं, डेफिनेटली इफ यू आर, अगर आप अभी से सोच रहे हो ना, इफ यू थिंकिंग सो अर्ली, तो फिर फर्स्ट अटेम्प्ट है। अब जैसे कुछ लोग होते हैं जो सोचते ही LLB कंप्लीट हो गया, हाँ भाई अब फ्री आप करते हैं, तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा मैं कहूँगी या तो आप झोंक दो खुद को, या फिर हर साल आती है वैकेंसी, कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे आपकी बात अगर मैं कहूँ, आपने सोच लिया ना करना है, दिस इज़ द राइट टाइम, दिस इज़ द राइट टाइम। अब वो जो रिग्रेस, बिल्कुल मतलब क्या कहूँ, अग्रेसिव जो एक हमारी वो होती है, प्रिपरेशन होती है, वो तो देखो अभी नहीं होगी, वो नहीं हो सकती। वो ट्रिगर जो एक नोटिफिकेशन आता है ना, या जब हम एलिजिबल हैं, नोटिफिकेशन आ रहा है, तभी वो चीज़ ट्रिगर होती है, वो ऐसे अभी नहीं होगी। बट मैं आपसे ये कहूँगी कि जब तक आप एलिजिबल होते हो, अभी शायद आप एलिजिबल नहीं हो, है ना, जब तक आप एलिजिबल होते हो तब तक खुद को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि मुझे फर्स्ट गो में निकालना है। एंड ये सब के लिए है कि कोशिश करें कि फर्स्ट गो में ही हो जाए, क्योंकि अगर फर्स्ट गो में नहीं होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है, तो एक तो वो आई वोंट से फेलियर, ये फेलियर वर्ड मैं थोड़ा कनेक्ट नहीं कर पाती। वो जो एक अटेम्प्ट आपका अनसक्सेसफुल रहता है, जो नहीं हो पाता है, एक तो उसका प्रेशर, अब आगे होगा या नहीं होगा, एक उसकी परेशानी, तो ये सारी चीज़ें ना आपके साथ हो जाती है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जितना कर सकते हो उतना कर लो। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम Thank दिया you, ma'am. हमें, है ना। हम वी आर सो ब्लेस्ड कि आपने सच में Thank you so इतना किया, हमें अप्लाई किया कि आपके साथ। अरे मैम, बिल्कुल, थैंक यू फॉर कॉलिंग।